हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज के मैराथन क्लास में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस। आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पार्टनरशिप, जर्नल एंड लेजर एंड फ्यू मोर टॉपिक्स। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या बोल रहा है? Which kind of partnership one partner has unlimited liability and the other partner have limited liability? मतलब कौन सी वाली पार्टनरशिप में एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और दूसरे वाले की लिमिटेड होती है? पार्टनरशिप एट विल, लिमिटेड पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप या पर्टिकुलर पार्टनरशिप? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में दो टाइप्स के पार्टनर होते हैं। एक होता है जनरल पार्टनर जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, दूसरा होता है लिमिटेड पार्टनर जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि जब डेट्स क्लियरेंस की बात होगी तो वो सिर्फ अपने इन्वेस्टेड कैपिटल तक ही रीपे करेगा, और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जब डेट क्लियरेंस की सिचुएशन आती है तो आपने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था उतना तो आपने पे करना ही करना है। अगर अमाउंट कम पड़ी तो आपको घर से अपने फर्नीचर, मनी, गोल्ड और यहाँ तक कि घर की भी सिचुएशन आ सकती है कि आपको घर बेचना पड़े, वो होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। लिमिटेड पार्टनर डेली मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है। सो ये कंसेप्ट जो है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के स्पेशल केसेस में आता है। ठीक है। तो सही आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हैव नो अग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में कौन सी वाली पार्टनरशिप में कोई एग्रीमेंट नहीं होती है? पार्टनरशिप एट विल, लिमिटेड पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप या पर्टिकुलर पार्टनरशिप? तो देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्टनरशिप एट विल। देखो पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप की ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती। जब तक पार्टनर्स चाहें तब तक वो अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू रख सकते हैं, और किसी भी पार्टनर के कहने पर डिसॉल्व हो सकती है उनकी पार्टनरशिप। ठीक है। तभी इसका नाम है एट विल, मतलब इच्छा अनुसार। अगर पार्टनरशिप डीड में टाइम पीरियड मेंशन ही नहीं है तब पार्टनरशिप एट विल कंस्टिट्यूट होती है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या कंसेप्ट है आपने बताना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑल फीचर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर कंपनी ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स या इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एवरी कंपनी? तो देखो सही आंसर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या होता है? ऑल फीचर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग। क्या ऑब्टेन करना और यूज़ करना? फाइनेंशियल रिसोर्सेज। किसके लिए? फॉर कंपनी ऑपरेशंस। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप सिर्फ पैसा अरेंज करना नहीं होता है, बल्कि फंड्स का प्रोक्यूरमेंट, फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, कॉस्ट पे कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, ये सब काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है। इसीलिए सबसे कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो ऑप्शन नंबर बी बना रही है। ओके। बाकी सारी अधूरी अधूरी बातें बता रही हैं। बातें तो सारी सही हैं बट कंप्लीट जो है वो ऑप्शन बी में आपको डेफिनेशन इसकी मिल रही है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी मेन मुद्दा क्या है? टू मिनिमाइज द रिस्क, टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, टू मैक्सिमाइज द ओनर्स वेल्थ या फिर टू रेज प्रॉफिट? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, टू मैक्सिमाइज ओनर्स वेल्थ। देखिए मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना शॉर्ट टर्म कंसेप्ट होता है। ठीक है। और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल कंसेप्ट है। वेल्थ का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज होना। ठीक है। इसीलिए दिस इज़ द प्राइमरी गोल। अब अगेन बाकी सब भी सही हैं
बट प्राइमरी जो है वो ऑप्शन सी कंस्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको पूछ रहे हैं जीएसटी इज़ अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन व्हाट। मतलब जीएसटी जो है वो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो है, पर ये किस पे बेस्ड है? डेवलपमेंट पे, डिविडेंड पे, डेस्टिनी पे या फिर डेस्टिनेशन पे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेस्टिनेशन पे। देखो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, मतलब टैक्स उस जगह लगता है जहाँ पे गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम हुई हैं, ओरिजिन हुई है वहाँ पर नहीं। ये ओरिजिन बेस्ड नहीं, डेस्टिनेशन बेस्ड है, ठीक है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दिल्ली में बना प्रोडक्ट अगर जे.एंड.के में सेल हुआ तो टैक्स कौन सी सरकार को मिलेगा? टैक्स मिलेगा जे.एंड.के की सरकार को, क्योंकि फाइनली वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट जो है वो जे.एंड.के में जा कर के बिका है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बना दिल्ली में था तो दिल्ली वाली सरकार लेगी, नो, ठीक है। यही जीएसटी का मेन एजेंडा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आपको पूछ रहे हैं द फाइनेंशियल मैनेजर इज़ अकाउंटेबल फॉर व्हाट। फाइनेंशियल मैनेजर का क्या काम है, किस चीज़ के लिए वो अकाउंटेबल है? अर्निंग कैपिटल एसेट्स ऑफ कंपनी, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अ फंड, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फंड। समझिए, जो फाइनेंस मैनेजर होता है ना, उसका रोल क्या होता है? उसका रोल होता है फंड्स को प्लान करना, उन फंड्स को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करना ताकि उनकी वेस्टेज भी ना हो और आपका काम भी बन जाए। और तीसरा होता है रिस्क को कंट्रोल करना, ठीक है। तो सिर्फ अरेंजमेंट का काम ये ट्रेडिशनल रोल होता है कि सिर्फ फाइनेंस अरेंज करना है। देखो यहाँ बोल रहे हैं ना, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये काम तो है पर ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? अकाउंटेबिलिटी। इट इज़ मेनली इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी आपकी इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फंड आता है, ठीक है। अब अगेन बाकी सारे ऑप्शन भी करेक्ट हैं, बट जो मेन प्राइमरी आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो इसीलिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये भी तो सही है, ये भी तो सही है, ये भी तो सही है, तो हम कोई भी ऑप्शन टिक कर देते हैं, बट आपने उन सही में से जो सबसे सही है उसके ऊपर जाना होता है। इसके लिए आपने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लगाना होता है आंसर पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको पूछ रहे हैं द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इन्वेस्टमेंट मार्केट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए या रिस्पेक्टिव कंपनीज के लिए? तो सही आंसर है द इन्वेस्टमेंट मार्केट। देखो मार्केट वैल्यू किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे। पहला डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा इन्वेस्टर का परसेप्शन और तीसरा स्टॉक मार्केट की कंडीशन, ठीक है। कंपनी कभी भी डिसाइड नहीं करती है, गवर्नमेंट भी डिसाइड नहीं करती है, इन्वेस्टमेंट मार्केट जो होती है वो डिसाइड करती है कि शेयर की कीमत क्या रहेगी, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको पूछ रहे हैं द कैपिटल बजट इज़ एसोसिएटेड विद व्हाट। किसके साथ एसोसिएटेड है कैपिटल बजट? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर शॉर्ट टर्म एसेट्स? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग टर्म एसेट्स। देखो कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, इन सब का एक्सपेंशन करना, इसमें ऐड ऑन करना, एडिशंस लेकर कराना, ठीक है। तो ये सब कैपिटल बजटिंग के अंदर आता है। शॉर्ट टर्म एसेट्स वर्किंग कैपिटल में आते हैं, कैपिटल बजट में नहीं, ठीक है। सो यू नीड टू क्लियरली डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू। तो इसके लिए आपको पूरी जो बैक स्टोरी है ना वो सारी पता होनी चाहिए, जो थ्योरी है वो पता होनी चाहिए। तो इन सभी टॉपिक्स की थ्योरी ना मैंने पूरी डिटेल्ड में वीडियोस बनाए हुए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट होगी ना उसमें आप देखोगे तो पूरी डिटेल्ड थ्योरी जो है ना वो वाली वीडियोस भी अपलोडेड है। तो
बिफोर स्टार्टिंग एमसीक्यू आप एक बार उनको ज़रूर रेफ़र करना। उससे क्या आपको जब इन डेप्थ चीज़ों की पता चल जाए ना, फिर आप एमसीक्यू बहुत आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं, वरना जस्ट रट्टा वाली बात हो जाएगी जो आपने रट्टे नहीं लगाने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं CAPM स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो ये फुल फॉर्म वाले भी बड़े आ जाते हैं। तो देखो CAPM का मतलब होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। CAPM होता क्या है, बात ये भी आपको पता होना चाहिए। CAPM एक फाइनेंस मॉडल होता है जो बताता है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे पता चलता है हम लोगों को? रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, ऐसे हमारा निकलता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, तो CAPM हमें बताता है कि शेयर का रिस्क और उसका रिटर्न कैसा रहेगा, कितना रिस्क लग रहा है, कितने रिस्क के चांसेस हैं और उसमें रिटर्न क्या क्या मिलेगा हमें। ठीक है, सो एग्ज़ाम में डायरेक्ट एक्सपेंशन पूछा जा सकता है। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज फुल फॉर्म्स एज वेल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं, व्हाट डज फाइनेंशियल लेवरेज मेजर। फाइनेंशियल लेवरेज क्या मेजर करता है? नो चार्ज विद EBIT एंड EPS, नो चेंज विद EBIT एंड EPS, द सेंसिबिलिटी ऑफ EBIT विद परसेंटेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, या सेंसिबिलिटी ऑफ EPS विद परसेंटेज चेंज इन EBIT लेवल, या परसेंटेज वेरिएशन इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो सही आंसर रहेगा आपका सेंसिबिलिटी ऑफ EPS विद परसेंटेज चेंज इन EBIT लेवल। तो देखो मतलब क्या हुआ इसका, जो फाइनेंशियल लेवरेज है ना, पहले आपको ये पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है EBIT में चेंज होना। तो EBIT में चेंज होने पर EPS कितना चेंज होगा, ये फाइनेंशियल लेवरेज बताता है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, प्रोडक्शन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है ये, और ऑपरेटिंग लेवरेज से बिल्कुल अलग होता है ये। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। तो ये बेसिकली ये जो आज मैंने टॉपिक लिया है ना MCQs के लिए, ये बहुत थ्योरी, इन डेप्थ थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं ये। तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको पूरी थ्योरी, पूरी बैक स्टोरी पता होगी ना, तभी आप बीच बीच में से जो MCQs आते हैं वो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसीलिए पहले पूरी थ्योरी पढ़ो, समझो, उसके बाद जा कर के MCQs करने का फ़ायदा है इसमें। ठीक है, बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर MCQ की एक्सप्लेनेशन भी दूँ, सो दैट आपको नॉलेज ब्रीफली मिल जाए। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न्ड विद व्हाट। किसके साथ कनेक्टेड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फॉर्म्स एक्टिविटी, इससे कंसर्न्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंड्स के अरेंजमेंट से कंसर्न्ड है, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो किस चीज़ से कनेक्टेड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो देखो सही आंसर है ऑप्शन A। सही तो बाकी भी हैं, पर सबसे सही ऑप्शन A है, क्योंकि इस लाइन में इन सब का निचोड़ भी है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न्ड विद all aspects of acquiring and utilizing financial resources for firms activity। मतलब देखो ये क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड है, तो फंड्स का अरेंजमेंट, एक्वायर और उनका यूटिलाइजेशन दोनों मिल के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर A है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको पूछ रहे हैं द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ व्हाट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, टू मिनिमाइज द रिस्क, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर्स, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। क्या है प्राइमरी गोल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? तो देखो सही आंसर है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर। देखो रिपीटेड बट इम्पॉर्टेंट एग्जाम कंसेप्ट है ये। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, तो मार्केट वैल्यू भी इसी से इंक्रीज होगी, और प्रॉफिट सिर्फ अकाउंटिंग कंसेप्ट है। ठीक है, तो सही आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको पूछ रहे हैं इन हिज ट्रेडिशनल रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। मतलब ट्रेडिशनल रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है?
proper utilization of funds, arrangement of financial resources, acquiring capital assets of the organization या efficient management of capital, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सही आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो ट्रेडिशनल रोल पूछा गया है तो ये आपने ध्यान में रखना है। ट्रेडिशनल रोल में क्या होता है? फंड्स अरेंज करना आता है, लोन्स, कैपिटल्स, डिबेंचर्स, ये सब कुछ को कैसे अरेंज करते हैं। मॉडर्न रोल में क्या होता है? मॉडर्न रोल में आता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब कुछ ये आता है सारा मॉडर्न में। क्योंकि आपको ट्रेडिशनल पूछा है तो इसमें सिर्फ ये आएगा, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको पूछा है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आर डिसाइडेड बाय व्हाट। कैसे डिसाइड होती है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर? द रिस्पेक्टिव कंपनीज, द इन्वेस्टमेंट मार्केट, द गवर्नमेंट या फिर शेयर होल्डर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टमेंट मार्केट। सो मार्केट वैल्यू डिसाइड होगी स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टर और डिमांड सप्लाई से। कंपनी सिर्फ फेस वैल्यू डिसाइड करती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ 15th क्वेश्चन, इसमें आपको पूछ रहे हैं व्हेन एसेट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लायबिलिटी इट विल बी इक्वल टू व्हाट। जब एसेट आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लायबिलिटी, एसेट जब लायबिलिटी से सब्ट्रैक्ट होती है तो इट इज़ इक्वल्स टू व्हाट। ये हमें पता है, ये हम लोगों ने 101 बार कर रखा है क्वेश्चन। कैपिटल, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सही आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये एग्जाम फेवरेट फॉर्मूला क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ 16th क्वेश्चन, इसमें आपको पूछ रहे हैं गुडविल इज कैटेगराइज्ड अंडर विच एसेट। कौन सी एसेट में आती है गुडविल? इनटैंजिबल, करेंट, लॉन्ग टर्म या फिर फिक्स्ड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनटैंजिबल। इनटैंजिबल का मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। ये होता क्या है? ये होती है रेप्यूटेशन, ब्रांड वैल्यू रिप्रेजेंट करती है ये। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इनमें से क्या रिकॉर्ड नहीं होता है? कैश, रेंट एक्सपेंस, बिल्डिंग या गुडविल। तो देखो ये भी आप लोगों को पता ही है, कई बार हमने कर चुका है। एसेट, कैश क्या होती है? कैश तो एसेट है, एसेट बैलेंस शीट में आएगी। बिल्डिंग क्या है? एसेट है, वो भी आएगी। गुडविल क्या है? एसेट है, वो भी आएगी। रेंट एक्सपेंसेस क्या है? रेंट एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको पूछ रहे हैं करेंट एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट। करेंट एसेट्स को और क्या बोला जाता है? कैश, एसेट्स, इन्वेस्टेड कैपिटल या वर्किंग कैपिटल। सही आंसर है वर्किंग कैपिटल। करेंट एसेट्स का यूज़ डेली ऑपरेशन में होता है, जैसे कैश, डेट, स्टॉक, ये सारे वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट है, ठीक है। तो समटाइम्स एग्जाम में ये इंटरचेंजेबली पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको पूछ रहे हैं द मेन ऑपरेशन एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस आर टर्म्ड एज व्हाट। मेन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं बिजनेस के, उनको क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। सही आंसर है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जाहिर सी बात है, जो मेन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही तो कहलाएंगे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, ये सब, ठीक है। सो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इसका पार्ट हो सकते हैं, बट नैरो टर्म में, ब्रॉड टर्म में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो बात वही है, सही सारे हैं, पर जो सबसे सही है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। इसमें आपको पूछ रहे हैं कैश रिसिप्ट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर रजिस्टर्ड अंडर द हेड ऑफ व्हाट। मतलब जब आपने फिक्स्ड एसेट को बेचा, उधर से जो कैश मिला वो कौन से हेड के अंडर रिकॉर्ड किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है? अदर एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देखो पैसा कहाँ से मिला है? फिक्स्ड एसेट को बेच के। तो सही आंसर तो पहले सुनो, फिर उसका कारण बताती हूँ। सही आंसर तो ऑप्शन बी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आप समझो, जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, उसके 3 मेजर हेड होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है।
तो जो फिक्स्ड एसेट की सेल है ना वो इन्वेस्टिंग के अंडर आती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन ट्रिकी बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू बी केयरफुल फॉर दैट। तो नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। अब हम कवर करेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के एमसीक्यूज। सो ये टॉपिक जो है ये प्योर थ्योरी पर ही बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोल रहे हैं, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन टेक्स इनटू अकाउंट। हमारे अकाउंट्स में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, तो उनमें से एक कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है इसमें क्या इंक्लूड होता है ये आपको पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए में बोल रहे हैं ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड फ्यूचर लॉसेस, इसको इंक्लूड किया जाता है। ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स बट लीव्स ऑल फ्यूचर लॉसेस, ये होता है। ऑल फ्यूचर लॉसेस बट लीव्स ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स। और चौथा ऑप्शन आपको बोल रहे हैं नो लॉस नो प्रॉफिट। तो जो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन है वो कंसेप्ट किन चीज़ों को इंक्लूड करता है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन का कंसेप्ट है क्या। इसे हम प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो प्रूडेंस कंसेप्ट का मेन रूल होता है एंटीसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब फ्यूचर प्रॉफिट्स को तब तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक वो एक्चुअल में रियलाइज़ ना हो जाएं, लेकिन फ्यूचर लॉसेस अगर एक्सपेक्टेड भी हों तो भी पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। एज अ लेमैन अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपकी लॉटरी लगने वाली है ना, लगी नहीं है लगने वाली है, तो उसके लिए पहले से आपने ढोल नगाड़े नहीं बजाने हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको XYZ ये लोग जो हैं ये पैसे नहीं देंगे, तो इनके लिए आप पहले से प्रोविज़न ज़रूर बना के रख लोगे। ये आपको प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि हमें आने वाले नुकसान के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए, पर भविष्य में होने वाले प्रॉफिट के लिए आज से खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। खुशियाँ तभी मनानी चाहिए जब वो एक्चुअल में वो आप हैपन होंगे वो, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। अगर स्टॉक का मार्केट प्राइस गिर रहा है तो उसका लॉस जो है एंटिसिपेट करके प्रोविज़न बनाया जा सकता है। अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट को हम तब तक नहीं लिखेंगे जब तक सेल ना हो, ठीक है। इसीलिए आपका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपको क्या कह रहा है कि कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन में हम ऑल फ्यूचर लॉसेस को इंक्लूड करते हैं बट लीव्स ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। लॉसेस के लिए हम पहले से तैयार रहते हैं। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब ऑप्शंस में आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट को भी इंक्लूड करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो तो इसीलिए बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। और लास्ट वाले में तो नो लॉस नो प्रॉफिट है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसलिए सही आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अनुसार इनमें से किसको आप अपनी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला, ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी एस्टिमेटेड इन मनी टर्म्स। ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। ये करेक्शन इसमें करना है, कैन नॉट। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखो, उससे पहले आपको पता होना चाहिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता क्या है। देखो, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है सिर्फ वही ट्रांजैक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ मशीन इज़ परचेज्ड फॉर 5 lakhs, it will be recorded in books of account. If the owner is honest, it has no monetary value, so it will not be recorded. You have good relationship with your customers, this will not be recorded since these do not have any monetary conversions, ठीक है। तो इसीलिए आपका सही आंसर जो है वो क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी। ये सी वाले में कैन नॉट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये कह रहे हैं ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी एस्टिमेटेड इन मनी टर्म्स, जिसको हम मनी में एस्टिमेट कर सकते हैं उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यही कहता है। बाकी जितने भी क्वालिटेटिव फीचर्स हैं आपने उन सबको इग्नोर करना है। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको क्या बोल रहे हैं? इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से आपको पूछ रहे हैं एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट वैल्यू पेड फॉर देम। एसेट्स को हम उन वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जिस पे आपने उनकी पेमेंट की है। एसेट्स आर रिकॉर्डेड बाय एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू द टाइम ऑफ परचेज। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू या नन ऑफ दीज। तो देखो, पहले आपको पता होना चाहिए कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? एसेट को परचेज प्राइस या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कह सकते हैं, इस प्राइस पे, इसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, मार्केट वैल्यू पर नहीं किया जाता है। ठीक है, परचेज प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट प्राइस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। परचेज प्राइस को हिस्टोरिकल प्राइस, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहा जाता है। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। लैंड इज़ परचेज्ड फॉर 10 लाख, 10 लाख रुपए की आपने ज़मीन खरीदी। बुक में रिकॉर्ड रहेगा कि आपने 10 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी थी, चाहे मार्केट वैल्यू उसकी 50 लाख ही क्यों ना हो जाए, बट आपने जितनी परचेज प्राइस थी उस समय एट द टाइम ऑफ बाइंग दैट, वही अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड रखी जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपका सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन रहेगा ए। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट वैल्यू पेड फॉर देम, जितनी आपने कीमत उनकी पे करी ना उसी कीमत पर वो रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, बाकी परचेज टाइम पे मार्केट वैल्यू, फिर लोअर ऑफ कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, कॉस्ट कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न अ बिजनेस इज अज्यूम्ड एज हैविंग, मतलब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस की लाइफ कैसी अज्यूम की जाती है, कैसी होती है? लिमिटेड लाइफ, इनडेफिनेट पीरियड, अ वेरी लॉन्ग लाइफ या नो लाइफ। बिजनेस की लाइफ कैसी होती है? देखो, अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज। सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मानता है कि बिजनेस फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेगा, क्लोज होने का प्लान नहीं है, अनंत काल तक आपका बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। इसीलिए एसेट्स को लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर जो है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एन इनडेफिनेट पीरियड। अनंत समय के लिए आपका बिजनेस चलता रहेगा, ये अज्यूम किया जाता है। ठीक है, अजम्पशन। लिमिटेड लाइफ, वेरी लॉन्ग लाइफ, नो लाइफ, ये सारे गलत ऑप्शन हैं। ठीक है, सही आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 आपको बोल रहा है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। देखो, ये हमें पता है कि जो ओनर है और जो आपका बिजनेस है, ये दो अलग अलग लोग हम कंसीडर करते हैं, है ना। तभी तो ओनर जब पैसा बिजनेस में लगाता है तब हम उसे कैपिटल कहते हैं, और बिजनेस से जब वो पैसा निकाल लेता है तब हम उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। वरना हम कह सकते थे हम अपने ही बिजनेस में तो पैसा निकाल रहा है, घर का ही तो माल है, क्या दिक्कत है? बट नहीं, हमने अलग अलग टर्म्स जो हैं वो असाइन कर दिए ओनर की हर एक्टिविटी के लिए, कि अगर बिजनेस के लिए पैसा निकालेगा तो कैश विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज़ होगा, अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है तो फिर ड्राइंग होगा। ठीक है, अपनी मर्जी उसकी नहीं चलेगी। तो क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा कंसेप्ट जो है वो उसको ये जो स्पेशल पोस्ट असाइन कर रहा है कि प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सेज दैट, कॉस्ट कंसेप्ट कहता है ऐसा, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है, या एंटिटी कंसेप्ट कहता है। तो देखो, सही आंसर रहेगा एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और ओनर दो अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं, इसीलिए एज वी सेड अर्लियर, ओनर जब कैपिटल लगाएगा तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी बन जाता है और तभी वो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देता है। और जब ओनर ड्राइंग करता है तो वो उसके लिए फिर पेनल्टी बढ़ गई तो अब उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करता है। ठीक है, इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनी है, क्या कहती है? एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल्स को भी लायबिलिटी माना जाता है बिजनेस के लिए। ठीक है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट और डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये अलग कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको पूछ रहे हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट इम्प्लाइज व्हाट। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है? द रिसीट ऑफ ऑर्डर, डिलीवरी ऑफ गुड्स, द रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर या रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए रियलाइजेशन कंसेप्ट है क्या।
रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होती है, रेवेन्यू तब रिकग्नाइज होती है जब गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र हो जाते हैं, नॉट व्हेन ऑर्डर मिलता है या कैश आता है। ठीक है, जैसे ही आपके गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र होते हैं, याद रखना है आपने, जैसे ही वो ट्रांसफ़र होंगे तब हम उनको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कैश में हुए हैं या क्रेडिट में हुए हैं। ठीक है, इसीलिए इफ़ द ऑर्डर इज़ रिसीव्ड, नो रेवेन्यू, एक्सचेंज हुआ ना आपका, कोई रेवेन्यू में, क्योंकि रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर में, तो रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर है तो वो भी मटेरियल है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, जब गुड्स आपके डिलीवर हुए, मतलब कि वो ट्रांसफ़र हुए, तो ये हमारे लिए रिकॉर्ड करने वाला एक इंस्टेंस है कि जब गुड्स ट्रांसफ़र हो गई उनकी ओनरशिप, तब हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी जितने भी ऑप्शन है, कैश मिला नहीं मिला, एंट्री रिकॉर्ड हुई, ऑर्डर रिसीव हुआ, ये सारे जो हैं इनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट। मतलब एक एंटिटी के पूरे लाइफ टाइम में जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे जो बनते हैं वो कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली बनते हैं, मैचिंग कंसेप्ट के, कंजर्वेटिव कंसेप्ट के, अकाउंटिंग पीरियड के, या फिर कॉस्ट कंसेप्ट के। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटिंग पीरियड के। बिजनेस की लाइफ कंटिन्यूस इनडेफिनेट होती है, लेकिन जो यूज़र्स होते हैं, जैसे ओनर्स हैं, गवर्नमेंट है या टैक्स डिपार्टमेंट है, उनको तो रेगुलर इंटरवल पर रिजल्ट चाहिए होता है ना। वो तो नहीं बोलेंगे चल 5 साल बाद दे देना, 10 साल बाद दे देना, आज नहीं दे रहे हो चल अगले हफ्ते चाहिए मेरे को, अगले हफ्ते दो, ऐसा कुछ तो नहीं होता। इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट जो है इसको फॉलो किया जाता है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस की टोटल लाइफ को इक्वल टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ईयर्स या क्वार्टर्स, और हर पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, मोस्ट प्रेफरेबली ईयर, है ना। अकाउंटिंग ईयर तभी कहते हैं ना, जो हमारा नॉर्मली कब से कब चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शंस गलत, सही आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको बोल रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स ड्यू टू व्हाट। मतलब जो भी आपकी नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? कौन सा कंसेप्ट ऐसा करने को कहता है, डुअल कंसेप्ट, अकाउंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, या एंटिटी कंसेप्ट? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये हमें क्या कहता है कि नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशंस वो इन्फॉर्मेशन होती हैं जो नंबर्स में तो हो सकती हैं बट मनी में एक्सप्रेस नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, you have number of employees 50. How many units you have produced this month? 1000, 10,000, 5,000. Although these figures we have are in numerical data, but मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ना, वहाँ तो हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी जो आप मॉनेटरी टर्म्स में बता सकते हो। ठीक है, इसलिए सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इन डिटर्मिनिंग द नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑल कॉस्ट एंड एप्लीकेबल टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज्ड अगेंस्ट द रेवेन्यूज। क्या मतलब हुआ इसका? इस क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा कंसेप्ट है जो ये कहता है कि जितना भी रेवेन्यू आपने जनरेट किया है एक अकाउंटिंग पीरियड में, उस रेवेन्यू के ऊपर जितना भी आपको कॉस्ट इनकर हुआ है वो उसी पीरियड के साथ ही आपको चार्ज करना है। ये नहीं कि इस साल का जो खर्चा था वो हम 2 साल बाद वाले खर्चे के साथ लगाएंगे, है ना, ऐसा तो नहीं होता। तो ये कौन सा कंसेप्ट आपको ये सीख देता है?
मैचिंग कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट या डुअल कंसेप्ट? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का बेसिक रूल होता है एक्सपेंसेस को उन्हीं रेवेन्यूज़ के साथ मैच करो जिन्हें अर्न करने में वो खर्च हुए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2025 की सेल्स के लिए जो खर्चे हुए थे, जो एक्सपेंसेस हुए थे, 2025 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चार्ज होंगे। ठीक है, ये नहीं कि इस बार इनकम थोड़ी कम है, चल ये वाले खर्चे हम बाद में दिखा देंगे, अभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट आपको ये सिखाता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? मतलब इनमें से कौन सा कंसेप्ट है जो आपको ये कहता है कि जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है ना, वो हमें कैसी दिखानी चाहिए? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी लोअर होगी उस कीमत पे दिखानी चाहिए। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है ऐसा, कंजर्वेटिज्म, रियलाइजेशन, ये मैचिंग कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट कहता है आपको? देखो सही आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, conservatism. So again conservatism is also known as prudence. So prudence concept कहता है anticipate losses but do not anticipate profit. So stock valuation का rule होता है कि lower of cost, जितना भी आपका cost है या आपका net realizable value है, जो भी lower होगा उस कीमत को हम रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर आपकी कॉस्ट जो है स्टॉक की वो 50,000 है और जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो है 45,000, 45,000, तो हम स्टॉक को कौन सी कीमत पे लिखेंगे? 45,000। हम यही बोलेंगे यार हमारे पास तो 45,000 का ही स्टॉक है, हम ये नहीं बोलेंगे तुम्हें पता है हमारे पास तो 50,000 का स्टॉक है। नो, प्रूडेंस कंसेप्ट के अनुसार हम भाई पहले हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर का, भविष्य का हमें पता नहीं है। पता चला कि वो 50,000 का स्टॉक जो हम हवा में उड़ने के लिए कह रहे हैं वो 50,000 का हो ही ना, बाद में हो सकता है 45 का भी ना रहे, वो और कम हो जाए, पर फिर भी हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसलिए निकालते हैं हम कि एट द मोस्ट इतना ही होएगा, इससे कम तो क्या ही होगा। तो हम उस लॉस को एंटिसिपेट करते हुए 45,000 पे उसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं? एक्स लिमिटेड फॉलोज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू। मतलब एक्स लिमिटेड जो है ना वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करता है डेप्रिसिएशन करने के लिए अपनी मशीनरी को हर साल। क्यों? कंपैरेबिलिटी के लिए, कन्वीनियंस के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, या नन ऑफ दीज? ऐसा कोई भी नहीं है। हर साल वो रिटन डाउन वैल्यू को ही यूज़ कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि एक बार आपने जो अकाउंटिंग मेथड चूज़ कर लिया उसे ही हर साल कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए, है ना? लॉजिकल भी है। ऐसा तो नहीं होगा चलो इस बार हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करते हैं, अगले साल आज ना इस बार हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेंगे। नो, दिस कांट बी हैपन। वंस यू हैव डिसाइडेड अ मेथड यू नीड टू स्टिक टू दैट। हर ईयर रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा आपको। इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर देखो आप एक साल रिटन डाउन यूज़ कर रहे हो, अगले साल के लिए आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हो, तो दोनों से जो वैल्यू है वो अलग अलग आएगी। भले ही ज़्यादा डिफरेंस ना हो बट डिफरेंस तो होगा ना। तो रिज़ल्ट को कंपैरेबल बनाने के लिए, रिलायबल रखने के लिए आपको एक मेथड को ही स्टिक रहना है। ठीक है, सो सही आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको पूछ रहे हैं IFRS आर व्हाट? IFRS क्या है? रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IFRS का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, उसका भी MCQ अलग से आ सकता है। IFRS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं ये, रूल बेस्ड नहीं, याद रखना है आपने। ठीक है, IFRS आर प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सिद्धांतों के हिसाब से चलते हैं। अकाउंटिंग प्रोफेशनल को जजमेंट एंड लॉजिक यूज़ करना होता है।
जैसे कि गैप है वो रूल बेस्ड है और जो IFRS है ये प्रिंसिपल बेस्ड है, ठीक है। तो सही आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग एंड ऑडिटिंग। तो आपने बताना है कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। तो आप आंसर जो है वो एक नोटबुक पे लिख सकते हैं। जितने भी आंसर्स हैं लास्ट में मैं आपको आंसर की भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो देखिए सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑडिटिंग। अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या क्या होता है? रिकॉर्डिंग, इसमें हम जितने भी लेन देन हैं, सारी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्लासिफाइंग, इसको हम लेजर में क्लासीफाई भी करते हैं। समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फिर रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो ये जो ऑडिटिंग है ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता, बल्कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड को वेरीफाई या चेक करने का काम करता है, ठीक है। सो ABC ये तो अकाउंटिंग के कोर फंक्शंस हैं। सिर्फ ये डी ऑप्शन जो है ऑडिटिंग, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है। सो दिस इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच अकाउंटिंग कंसेप्ट अज्यूम्स दैट द बिजनेस एंड द ओनर आर सेपरेट एंटिटी। मतलब इनमें से कौन सा कंसेप्ट ये अज्यूम करता है कि बिजनेस और ओनर दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये बताता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बताता है, गोइंग कंसर्न बताता है, या डुअल एस्पेक्ट बताता है? तो सही आंसर बताइए कौन सा होगा। हाँ जी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और ओनर को अलग एंटिटी माना जाता है, इसीलिए ओनर का पैसा कैपिटल कहलाया जाता है और ओनर का पर्सनल यूज़ ड्राइंग कहलाया जाता है, ठीक है। ये जो पहला ऑप्शन है ना, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, यहाँ पर सिर्फ पैसा रिकॉर्ड होता है, ये बताता है ये कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बताता है कि बिजनेस फ्यूचर में भी चलता रहेगा, फॉर ऑन एंड ऑन। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बताता है? फॉर एवरी इफेक्ट, फॉर एवरी ट्रांजेक्शन देयर आर टू इफेक्ट, फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल क्रेडिट, ये बताता है डुअल एस्पेक्ट, ठीक है। तो सिर्फ ये जो बिजनेस एंटिटी है यही आपको ये बताता है कि बिजनेस और ओनर दो सेपरेट एंटिटी कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी? ओनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, मैनेजर्स एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड, या कैश पेड फॉर रेंट। तो देखो हमें पता है कि अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनिटरी होती है। पैसे में जो मेजरेबल ट्रांजेक्शन्स हैं वही रिकॉर्ड होती है। तो ये जितनी बाकी की ट्रांजेक्शन्स हैं इन सब में कहीं ना कहीं मनी की इन्वॉल्वमेंट है, अपार्ट फ्रॉम ऑप्शन नंबर सी, मैनेजर्स एफिशिएंसी। ये मैनेजर की एफिशिएंसी को बताया गया है, ये नॉन मॉनिटरी नॉन मनी वैल्यू है, इसीलिए ये रिकॉर्ड नहीं होगी। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको पूछा है द रूल ऑफ रियल अकाउंट इज। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम, डेबिट एसेट्स, क्रेडिट लायबिलिटीज़। तो सही आंसर क्या है? रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? एसेट्स, कैश, फर्नीचर, मशीनरी। रूल क्या होता है रियल का? एसेट आएगा तो डेबिट करेंगे, एसेट जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जैसे फर्नीचर परचेज में फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, पैसा कैश आपका गया तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़ शुड बी डेबिटेड टू। जब पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर गुड्स को विड्रॉ करता है तो कौन से अकाउंट को डेबिट करना चाहिए? परचेज, कैपिटल, ड्राइंग या कैश? तो सही आंसर है ड्राइंग अकाउंट को। ओनर जब बिजनेस से गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाता है तो बिजनेस का एसेट जो है वो कम हो जाता है, कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है। नाउ क्वेश्चन 6, विच वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर कैश पेमेंट। कैश पेमेंट के लिए कौन सा वाउचर प्रिपेयर किया जाता है? सही आंसर क्या है? डेबिट वाउचर, ठीक है। डेबिट वाउचर जितने भी आपकी कैश पेमेंट्स हैं, कैश एक्सपेंसेस हैं या एसेट्स इंक्रीज़ हैं, तो इन सब के लिए हम डेबिट वाउचर बनाते हैं, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच वाउचर सपोर्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड। क्रेडिट परचेज के लिए कौन सा वाउचर जो है वो यूज़ होता है, कैश मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या इनवॉइस। तो सही आंसर है इनवॉइस। इनवॉइस में क्या है, सेलर के द्वारा दिया गया बिल होता है ये। क्रेडिट परचेज का ये एक लीगल प्रूफ होता है। डेबिट नोट या क्रेडिट नोट्स जो हैं वो तो रिटर्न्स के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इसलिए सही आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन 8, इसमें आपको पूछ रहे हैं अ वाउचर इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बिकॉज। वाउचर को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कैशियर, इट इज़ कंपल्सरी अंडर लॉ, इट सपोर्ट्स अकाउंटिंग एंट्री या इट इज़ प्रिपेयर्ड डेली। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इट सपोर्ट्स अकाउंटिंग एंट्री। वाउचर का मतलब प्रूफ, बिना वाउचर के एंट्री इलीगल है, ऑडिट में ऑब्जेक्शन अराइज हो सकता है, इसीलिए वाउचर को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन में आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा कौन सी है, कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज़, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या क्रेडिट सेल्स। देखो कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है, जिसमें कैश और बैंक दोनों का अफेक्ट हो। सेम ही कैश बुक में एंट्री होती है, कैश और बैंक एक ही वक्त पे दोनों में इम्पैक्ट पड़े। तो कैश पेड टू क्रेडिटर में आपका कौन कौन से अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ा, एक कैश में और क्रेडिटर में। तो इसमें कैश और बैंक नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। फिर कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए आपने कैश विड्रॉ किया, तो उससे क्या हुआ, कैश जब आपने विड्रॉ किया तो आपका बैंक से कैश कम हो गया और आपका पॉकेट में जो कैश है वो इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पर बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व हुए, ठीक है। फिर ऑप्शन सी में बोला है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में जब आप कैश जमा करवाओगे तो क्या होगा, आपके पास जो आपका पॉकेट वाला कैश है वो रिड्यूस हो जाएगा और बैंक में कैश, बैंक में जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स में क्या क्या आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक आपकी सेल्स और दूसरा आपके क्रेडिटर्स, तो ये भी नहीं है। तो ये दो ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिसमें आपका कैश और बैंक दोनों का इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री कंसीडर की जाएगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको पूछ रहे हैं इन डबल कॉलम कैश बुक विच डिस्काउंट इज़ रिकॉर्डेड। डबल कॉलम कैश बुक में कौन से डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, डिस्काउंट अलाउड, रिसीव्ड, बोथ अलाउड एंड रिसीव्ड या नो डिस्काउंट इज़ रिकॉर्डेड। तो देखो सही आंसर क्या है, डबल कॉलम में आप डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको पूछ रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इज़ एंटर्ड ऑन। कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ, कौन सी साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बोथ साइड या जर्नल में। तो सही आंसर क्या है, डेबिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस जो है कैश बुक, कैश का, ये हमारी एक एसेट होती है और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच कैश बुक एक्ट्स एज बोथ जर्नल एंड लेजर। कौन सी कैश बुक जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है, सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम, 3 कॉलम या पेटी कैश बुक। तो देखो सही आंसर क्या है, 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों कॉलम होते हैं, तो इसमें जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग दोनों साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नाउ 13th क्वेश्चन, पेटी कैश बुक इज़ मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पे पेटी कैश बुक बनाया जाता है, अक्रूवल सिस्टम, कैश सिस्टम, इम्प्रेस्ड सिस्टम या वाउचर सिस्टम। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट जो है वो पेटी कैशियर को दे दिया जाता है एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, एक्सपेंसेस के बाद रिम्बर्स होता है, ठीक है। तो जितना पैसा बच गया वो नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। नाउ क्वेश्चन 14, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच ट्रांजेक्शन डज नॉट अफेक्ट कैश बुक। कैश बुक को कौन सी ट्रांजेक्शन अफेक्ट नहीं करती है, कैश सेल्स, कैश सेल्स तो अफेक्ट करती है, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स अफेक्ट नहीं करती क्योंकि इसमें कैश का कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ है। बाकी कैश परचेज भी इम्पैक्ट करती है, कैश पेड फॉर सैलरी ये भी इम्पैक्ट करती है। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। 15th क्वेश्चन, इसमें आपको पूछा है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी सही है, हमें पता है एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 16,
इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं, आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ दे रखी हैं, आपको कैपिटल निकालना है। तो जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए लायबिलिटी और एसेट को रिड्यूस कर दोगे, तो 1,20,000 में से 45,000 को माइनस करने पे आंसर आता है 75,000। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 17, इसमें आपको पूछा गया है विच ट्रांजेक्शन इंक्रीजेज बोथ एसेट्स एंड कैपिटल। कौन सी ट्रांजेक्शन आपकी एसेट और कैपिटल दोनों में इंक्रीमेंट ले आएगी। कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पे करने से क्या हो रहा है, आपकी एसेट डिक्रीज़ हो रही है और आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो भी डिक्रीज़ हो रही हैं। ओनर इन्वेस्टेड कैश, ओनर अगर कैश इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, आपका कैश इंक्रीज़ हो जाएगा एसेट, और आपका कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स आप परचेज करते हो तो आपकी एसेट बढ़ जाएगी और आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। कैश विड्रॉन बाय ओनर, तो आपकी एसेट रिड्यूस हो जाएगी, और ड्राइंग है तो आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। आपको पूछा था एसेट और कैपिटल दोनों में इंक्रीज आना चाहिए, तो सही ऑप्शन क्या बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नाउ 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में आपको पूछा है विच ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स ओनली वन साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन की सिर्फ एक ही साइड को अफेक्ट करेगी। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, डेप्रिसिएशन या कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से क्या होता है, एसेट की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाती है आपकी, है ना। और क्या होता है, एसेट की डिक्रीज़ हो गई पर जो आपका कैपिटल है वो इनडायरेक्टली रिड्यूस होता है, कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, तो सिंगल साइड नेचर होता है इसका। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको पूछा है लेजर इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल बुक वाई। लेजर को प्रिंसिपल बुक क्यों कहा जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फर्स्ट, इट कंटेन्स फाइनल अकाउंट, इट कंटेन्स ऑल अकाउंट, या इट इज़ प्रिपेयर्ड डेली। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, इट कंटेन्स ऑल अकाउंट। लेजर में पर्सनल, रियल और नॉमिनल ये सब अकाउंट्स यहीं पर ही होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे मेन बुक कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको पूछा है पोस्टिंग का मतलब क्या होता है। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल, ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज टू लेजर, बैलेंसिंग लेजर अकाउंट, या प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो देखो सही आंसर है ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर, ऑप्शन नंबर बी। जर्नल के बाद जब आप उसे लेजर में पोस्ट करते हैं ना, तो वही पोस्टिंग की डेफिनेशन कंस्टिट्यूट करती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं, विच साइड ऑफ लेजर रिकॉर्ड्स डेबिट एंट्री। लेजर की कौन सी साइड जो है डेबिट एंट्री को रिकॉर्ड करती है। तो सही आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन है राइट, लेफ्ट, क्रेडिट या ईदर साइड। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेफ्ट साइड। लेजर की जो डेबिट एंट्रीज हैं वो लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड होती है, लेफ्ट में आती है डेबिट और राइट में आती है क्रेडिट। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको पूछ रहे हैं बैलेंस ऑफ विच अकाउंट इज़ जनरली क्रेडिट। इनमें से कौन से अकाउंट का जो बैलेंस है वो जनरली क्रेडिट होता है, कैश, परचेज, कैपिटल या ड्राइंग। देखो कैश का हमारा डेबिट बैलेंस होता है, एसेट है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, ड्राइंग का भी डेबिट होता है, कैपिटल अकाउंट का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट नेचर का होता है ये। ठीक है। नाउ 23 क्वेश्चन, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच अकाउंट नॉर्मली शोज नो बैलेंस। इनमें से कौन सा अकाउंट नो बैलेंस दिखाता है, नॉमिनल, रियल, पर्सनल या कैपिटल। तो सही आंसर है आपके पास ऑप्शन ए, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम। पीरियड एंड पे ये अकाउंट जो है ये क्लोज हो जाते हैं, तो इसलिए ये दे डोंट शो एनी बैलेंसेस। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच अकाउंट इज़ डेबिटेड व्हेन सैलरी इज़ पेड। आपने सैलरी पे करी तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। देखो सैलरी इज़ योर एक्सपेंस, है ना। एक्सपेंस कौन से नेचर का होता है, डेबिट नेचर का। तो आप जब सैलरी पे करोगे तो एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंस आपका कैश रिड्यूस हो रहा है तो आपको डेबिट का पूछा है, तो डेबिट विल बी सैलरी अकाउंट। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछ रहे हैं परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश विल बी रिकॉर्डेड इन लेजर एज। आपने फर्नीचर परचेज किया कैश में, तो लेजर में ये कैसे रिकॉर्ड होगा, डेबिट परचेज में,
परचेज में डेबिट करेंगे, फर्नीचर में डेबिट करेंगे, कैश में, या ये इसमें क्रेडिट करेंगे फर्नीचर में। तो सही आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होगा। फर्नीचर इज़ योर एसेट, इट विल बी डेबिटेड। सिंस यू परचेज्ड इट फॉर कैश, कैश रिड्यूस होगा तो इट विल बी क्रेडिटेड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको पूछ रहे हैं गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर आर रिकॉर्डेड इन। कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए, तो देखो गुड्स तभी वो रिटर्न करेगा जब आपने उसे सेल किया। तो सेल जब रिटर्न होती है तो वो क्या कहलाती है? सेल रिटर्न। ठीक है, तो हम उसे सेल रिटर्न अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सेल रिटर्न को एक और नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। और परचेज रिटर्न का क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच अकाउंट इज़ अफेक्टेड व्हेन रेंट इज़ आउटस्टैंडिंग। जब आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है, येट टू बी पेड है, तो कौन से अकाउंट को वो अफेक्ट करता है? रेंट अकाउंट को? नो। जब हमारा एक्सपेंस होता तब रेंट अकाउंट होता। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट? यस, क्योंकि ये स्पेशल रेंट अकाउंट की केस है, क्योंकि अभी आपका पेमेंट जो है वो पेंडिंग है, तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट में ट्रीट होगा। कैश में नहीं होगा, क्योंकि कैश का अभी कुछ हुआ ही नहीं है, पेमेंट ही नहीं हुई है। और कैपिटल अकाउंट में भी नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपको पूछा है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अफेक्ट्स व्हाट। बैड डेट आपने राइट ऑफ किया तो वो किसको अफेक्ट करेगा? एसेट को, कैपिटल को, एसेट एंड कैपिटल को, या सिर्फ लायबिलिटी को? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, एसेट्स एंड कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछ रहे हैं विच अकाउंट इज़ क्रेडिटेड व्हेन कमीशन इज़ रिसीव। जब आपको कमीशन रिसीव होती है तो आपके पास कैश आता है, तो कैश को हम क्या करेंगे? डेबिट। और 2 में क्या आएगा? कमीशन रिसीव्ड इज़ योर इनकम। सो कमीशन रिसीव को हम कहाँ डालेंगे? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? कमीशन रिसीव। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ कमीशन लिख देते हैं। सिर्फ कमीशन का मतलब होता है कमीशन पेड, और वो डेबिट होती है। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना। कमीशन रिसीव को हम क्रेडिट करेंगे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन सा है इनमें से? ऑप्शन है आपके पास मशीनरी, डेटर, रेंट या कैश। तो सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, रेंट। नॉमिनल में क्या आते हैं? एक्सपेंसेस, इनकम, ये सब कुछ आता है। तो दिस इज़ योर आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सी यू टुमारो विद द न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।